Hello, my dear students. This side Bhavish Gupta. As we have discussed in previous lecture, जैसा कि हमने previous lecture में operating systems के कुछ process के बारे में discussion किया था और उसकी process state diagram भी हमने देखा था. ठीक. Today we are going to discuss about process control block. Process control block कहें या उसे हम बोले task control block, मतलब एक ही है. ठीक. Process और task operating system में एक ही मतलब है. बस फ़र्क इतना है कि जो शेड्यूलेबल टास्क या कुछ ऐसी जॉब बनाई जाती हैं उसको हम टास्क बोल देते हैं, और प्रोसेस के अंदर कुछ कोड्स होते हैं जो उसे फॉलो करने होते हैं, उसे हम प्रोसेस बोल देते हैं. ठीक है. तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहें या हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक कहें, आप देखिएगा ये एक डायग्राम दिया हुआ है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने डायग्राम तो बना दिया पर ये याद कैसे होगा. ठीक है. तो डायग्राम कोई भी हार्ड नहीं होता अगर वो समझ में आ जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देखिएगा कोई भी प्रोसेस है तो प्रोसेस है, अगर कोई इंसान है तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, पता होगा, एग्जिस्टेंस होगी, वैल्यू होगी, कितना इम्पोर्टेंस है, कितनी मेमोरी लेता है. मेमोरी का मतलब वो कौन से घर में रहता है, कितने बड़े घर में रहता है, उसके पास क्या गाड़ी है, सब कुछ उसकी एक कोई ना कोई पूरी आइडेंटिफिकेशन होती है ना. उसी तरीके से प्रोसेस की भी होती है. अब प्रोसेस में क्या है, यहाँ पर देखिए पॉइंटर दिया हुआ है, प्रोसेस स्टेट दी हुई है. ठीक. प्रोसेस नंबर दिया हुआ है, प्रोग्राम काउंटर दिया हुआ है, रजिस्टर्स दिया हुआ है, मेमोरी लिमिट्स दिए हैं, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स. इस तरीके से क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर उस प्रोसेस की सारी डिटेल्स होंगी. सो ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और टास्क कंट्रोल ब्लॉक. It is a data structure that physically represents a process in the memory of a computer system. It contains many pieces of information associated with the specific process that includes above diagram in mention. तो अब जो मैंने बोला ये इसका मतलब ये है कि जो आपको ऊपर जो डायग्राम में दिया हुआ है, आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में. उस सब्जेक्ट का यूज़ क्या था कोई नहीं बता पाएगा श्योरली. डेटा स्ट्रक्चर सबने पढ़ तो लिया, पर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमने क्यों पढ़ा वो सब्जेक्ट, आखिर उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, वो किसी को नहीं पता. प्रोसेस कहें, प्रोग्राम कहें, सॉफ्टवेयर कहें, ठीक, वो उसको बनाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए. डेटा स्ट्रक्चर की पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए. ठीक है. अगर डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं होगी तो हम उसका ना साइज़ बता सकते, ना उसका साइज़ डिफाइन कर सकते, ना उस सॉफ्टवेयर को बना सकते, कितनी स्पेस लेगी, कौन कौन सी एल्गोरिथम फॉलो करके हम उसे कम कर सकते हैं, बना सकते हैं, और वो कंप्यूटर में किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा. एग्जिस्ट कराने के लिए ही हमें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है. जैसे कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, आपने प्रोग्राम बनाने से, कंप्यूटर कोड लिखने से कंप्यूटर समझ थोड़ा जाएगा उस चीज़ को. भाई आप इंग्लिश में 2-4 लाइन लिख देते हो, कंप्यूटर उसको प्रोग्राम समझ के रन करा देता है. ऐसे कैसे करा देगा. तो उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म पे रन कराने के लिए, उस कोड को समझने के लिए, समझाने के लिए प्रोसेसर को, जो एक हार्डवेयर है, जो एक छोटी सी मशीन है, उस मशीन को समझाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर बनाया गया. उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कोड किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मिलकर, जिससे कि हम हार्डवेयर को स्पेसिफिकली यूज़ कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से, और लिमिट डिसाइड कर सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं. ठीक. तो वो था हमारा डेटा स्ट्रक्चर. वही डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होने वाले जितने भी टास्क होंगे, प्रोग्राम होंगे, प्रोसेस होंगे, प्रोसीजर होंगे, उन सबको हम इजीली आइडेंटिफाई करके रेस्पॉन्स टाइम बढ़ा सकते हैं. पहले ज़माने में आप देखते होंगे जो विंडोज़ 98 और एक्सपी थी वो बहुत स्लो हुआ करती थी. आज के ज़माने में जो विंडोज़ 10 है वो, उसको तब से कंपैरिजन करिए, आपको रिलायबिलिटी में, मेंटेनेंस में, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट मिलेगा. क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ समझकर उसको एडवांस बनाया गया. ठीक. सो ये सेम यहाँ पर भी है. पॉइंटर स्टेट, ये जो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ डेटा स्ट्रक्चर और डिस्कस किया वो यही था. ठीक. अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, जो उस डायग्राम के अंदर कुछ वर्ड्स, कीवर्ड्स थे, कीवर्ड्स में जैसे प्रोसेस स्टेट, यहाँ पर हमने डिस्कशन किया था. ठीक है. ये देखिए प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस नंबर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर्स, मेमोरी लिमिट्स, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक. प्रोसेस स्टेट, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर में, कि प्रोसेस स्टेट, द स्टेट मे बी न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड, ये क्या होंगे, प्रोसेस की स्टेट होंगी. जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक प्रोसेस स्टेट डायग्राम हमने पढ़ा था. एक प्रोसेस क्रिएट होती है, न्यू प्रोसेस, फिर वो तैयार होने के साथ साथ वो उसको तैयार किया जाता है, इसको हम रेडी स्टेट बोलते हैं, जिससे कि वो
एग्जीक्यूट हो पाए। एग्जीक्यूट होने के लिए उसको तैयार किया जाता है। अगर वो फेल हो जाती है तो दोबारा से रनिंग रनिंग रेडी स्टेट में आती है, रनिंग स्टेट से। और रनिंग स्टेट से अगर वो टर्मिनेट होती है तो वो डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाती है। और अगर उसमें कुछ कमी है, खामियां या कुछ लाइन लगी हुई है पहले से ऑलरेडी, कुछ प्रीवियसली आपकी कुछ और स्टेट्स हैं जो वहाँ पर वेट कर रही हैं, तो उसको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए उसे वेट करना होगा, तो वो वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। फिर दोबारा से घूम के वो रेडी से रनिंग में आएगी और टर्मिनेट होगी। ये पिछले वाले लेक्चर का जो प्रोसेस स्टेट डायग्राम था वो समझाया मैंने, ठीक, वो ये था। सेकेंडली आपका आता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर नाम से समझ में आ रहा है, प्रोग्राम काउंटर, काउंटर मतलब काउंट करने वाला, ठीक है, प्रोग्राम को काउंट करने वाला। द काउंटर इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस। देखिए, इस समय जो प्रोसेस रन हो रही है ठीक है, पर अगली प्रोसेस हमें प्रोसेसर कंप्यूटर जो होता है वो आगे आने वाले जो आप काम कर रहे हो या जो आपने काम शेड्यूल किया है उसको आगे आने वाले जो आपने, जैसे अगर आपने कहा कि मुझे अगला गाना ही सुनना है, तो उस गाने का जो एड्रेस होगा वो सीधा प्रोसेसर को पहुंचा दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स, मेमोरी और रैम के थ्रू, ठीक है, रैम में पहुंचा दिया जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि अगले इंस्ट्रक्शन का हमें एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं काउंटर। मतलब काउंटर का, आपको प्रोग्राम काउंटर का एक एग्जांपल देता हूँ। आप जब गाना सुनते हैं तो आपने 10 गाने एक साथ लाइन से लगा लिए, और जो अच्छा गाना उसको सबसे टॉप पे रखा और जो बेकार गाना उसको सबसे नीचे रखा। मतलब आपके मन की इच्छा है कि मेरे को ये वाला गाना सबसे पहले सुनना है, तो आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर दी। तो प्रायोरिटी के डिसाइड होने के साथ साथ आपका प्रोग्राम काउंटर भी क्या हो गया, डिसाइड हो गया कि पहले नंबर पे ये गाना। अब जैसे ही वो ख़त्म होने वाला होता है तो जो दूसरा वाला गाना है उसका एड्रेस उस विंडोज़ मीडिया प्लेयर के अंदर फैच होता है। अब वो फैच होने के साथ साथ वो सॉन्ग आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर उठकर आता है, कैश मेमोरी से डायरेक्टली इंटरलेटेड करते हुए प्रोसेसर के अंदर पहुंचता है, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर देता है, और देन आफ्टर वो हार्डवेयर के थ्रू आप उस गाने को सुन सकते हो, सॉन्ग को सुन सकते हो। ये प्रोग्राम काउंटर था, ठीक है। तो अगले इंस्ट्रक्शन की जो एड्रेस है वो हमें मिल जाता है। इसी तरीके से हमारा CPU रजिस्टर्स भी होता है, ठीक। CPU रजिस्टर में क्या है, रजिस्टर्स ये मैं नहीं बताऊंगा या बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मैंने पिछले सेमेस्टर में जो CO पढ़ाई थी उसमें बहुत अच्छे से बखूबी अच्छे से आपको बताया है। रजिस्टर्स बहुत सारे नंबर में होते हैं, साइज़ होता है उनका, टाइप होता है, डिपेंडिंग होते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है उनका, ठीक है। इंक्लूड्स जैसे कि एक्यूमुलेटर, इंडेक्स रजिस्टर, फ्लैग, स्टैक पॉइंटर और अदर जनरल पर्पस रजिस्टर। ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं आपको पिछले सेमेस्टर में, ठीक। उसके बाद CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन इसलिए कि जो प्रोसेस आपकी रन हो रही है उसकी जो प्रायोरिटीज़ होगी उसमें कौन कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगेंगी या उनको किस तरीके से शेड्यूल किया जाएगा, ठीक। जब उसके अंदर CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन होगी, CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन मतलब कि प्रोसेस नंबर 1120 जो कि इतने साइज़ की है उस पर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगेगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब ठीक समझ आया कि CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में ये इंफॉर्मेशन होगी कि अगली क्या किस तरीके से वो परफॉर्म होने वाली है। देन आफ्टर आपका मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन किस तरीके से वर्क करेगी, द इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द बेस और द लिमिट रजिस्टर, द पेज और द सेगमेंट टेबल। अब ये पेज और सेगमेंट टेबल ये हम पढ़ेंगे यूनिट 3, जो यूनिट 4 में, सॉरी। तो मेमोरी मैनेजमेंट हमारी जो यूनिट 4 है उसमें पढ़ेंगे। पेज टेबल क्या होता है, मैं थोड़ा सा बेसिकली अभी आपको बता देता हूँ, आगे आने वाली चीज़ है। पेज टेबल क्या होता है कि हम एक पेज टेबल, जैसे आप इंडेक्स बनाते हो ऐसे पेज टेबल बने होते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो डायरेक्टली कोरिलेट करके आपको एड्रेस उनके पास होता है और वो आपको वो ये बता देते हैं कि इसके बाद ये चीज़, इसके बाद मतलब 2000H पे एड्रेस पे जो वर्किंग हो रही थी उसके बाद वो 2036H एड्रेस पे पहुंच गया एड्रेस पे, उसके बाद वो फिर दोबारा से 1026 पे पहुंचा, फिर उसके बाद 2036 पे पहुंचा, फिर 2036 पे पहुंचने के बाद उसने दोबारा से वही काम करना शुरू कर दिया। तो ये क्या था ये चीज़ हमारी जो थी ये CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन के अंदर आती है जो मेमोरी मैनेजमेंट में हमें बताई जाती है, ठीक। उसके बाद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि उसके अंदर कितना CPU वो टाइम, मतलब कोई प्रोसेस है हो सकता है बड़ी होगी तो वो ज़्यादा CPU को लोड डालेगी, तो कितना लोड डाल सकती है, कितना CPU बर्स्ट करेगी, ठीक। उसके बाद
वो रियल टाइम यूज कितना समय लेगी, उसकी टाइम लिमिट क्या होगी, उसका अकाउंट नंबर क्या होगा, उस प्रोसेस का नंबर क्या होगा, सो एंड सो बहुत सारी बातें होंगी इस प्रोसेस के बारे में जो कि हम एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर रखते हैं। और ये किस में हमारा मेंटेन होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक। देन आफ्टर आपका आता है इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन। ये लास्ट है, इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का। इसके अंदर वो लिस्ट होगी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जो एलोकेट की जानी है प्रोसेस को। ठीक है, कौन कौन सी फाइल ओपन होंगी और किस किस तरीके से वो वर्किंग होगी, तो वो सारी इंफॉर्मेशन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की किस में होगी, एक लिस्ट बनी होगी। इसी इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन के अंदर वो सारी चीज़ें सेव होगी जो हमने अभी डिस्कशन किया। ठीक, इतनी सब बातों का वो यही डायग्राम था। प्रोसेस नंबर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर्स, मेमोरी लिमिट, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। ठीक है, प्रोसेस स्टेट, पॉइंटर। ठीक, तो यही वो डायग्राम था। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको अनस्ट्रक्चर्ड को स्ट्रक्चर्ड बना के प्रोसेस किया जाता है। ठीक, तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ बेसिक्स जो आपने प्रोसेस का जो आपने अभी तक सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसेस स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।